नमस्कार बच्चों, आज का विषय है व्याकरण में निहित रचना के आधार पर वाक्य भेद। सर्वप्रथम वाक्य की परिभाषा जिससे आप परिचित हैं, सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो अपना व्यवस्थित अर्थ दे अथवा एक अपेक्षित अर्थ की ओर संकेत करे, उसका नाम वाक्य है। मैं पुनः वाक्य की परिभाषा दोहरा रही हूँ। इसमें 3 बातें आप ध्यान देंगे। सार्थक शब्दों का समूह होना चाहिए, अपना एक व्यवस्थित अर्थ दे और एक निश्चित अर्थ की ओर संकेत करे। अर्थात वाक्य हम उसे कहेंगे जो सार्थक शब्दों का समूह हो, व्यवस्थित अर्थ देने वाला हो तथा अपेक्षित अर्थ की ओर संकेत करे। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। युगाद्या पाठ पढ़ रही है। युगाद्या नाम है, पाठ पढ़ रही है। क्लियर है आप लोगों को कि एक बच्ची पाठ पढ़ रही है। इसमें हमें कहीं कोई संदेह नहीं हो रहा, यानी कि जो हम अर्थ चाह रहे हैं वो हमें मिल रहा है और व्यवस्थित अर्थ देने वाला है, सार्थक शब्दों का समूह है और जो अर्थ हम पाठक को, श्रोता को समझाना चाहते हैं वह निश्चित अर्थ दे रहा है। दूसरा उदाहरण ले लीजिए, रसज्ञ विद्यालय जा रहा है। तीसरा उदाहरण लेते हैं हम, दीप्ति ने 4 पुस्तकें खरीदी। इसके अतिरिक्त आप कोई भी अन्य उदाहरण लें जिसमें वक्ता जो कहना चाहता है, अगर श्रोता या पाठक को हूबहू वही अर्थ समझ में आता है तो वह सार्थक वाक्य है। वाक्य के अंग 2 हैं, उद्देश्य और विधेय। यानी उद्देश्य जिसके विषय में कहा जाए और विधेय उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए। जैसे मैं कहती हूं कि राम ने रावण को मारा, तो राम उद्देश्य है, रावण को मारा विधेय है। जैसे अभी आपने ऊपर उदाहरण देखे थे, रसज्ञ पाठ याद कर रहा है, तो मैं कर्ता के बारे में, कर्ता यहाँ पर हमने राम लिया, कर्ता हमने रसज्ञ लिया, कर्ता हमने स्वाति को लिया, तो यह हम रसज्ञ के बारे में बता रहे हैं या स्वाति के बारे में बता रहे हैं या राम के बारे में बता रहे हैं, तो ये उद्देश्य हुआ। विधेय यानी कि काम क्या कर रहा है, वो कर्ता क्या काम कर रहा है, उसको हम विधेय कहेंगे। मान लीजिए आप पाठ पढ़ रहे हैं, तो आप उद्देश्य हो गए, पाठ पढ़ रहे हैं विधेय हो गया। अध्यापिका पाठ पढ़ा रही है, अध्यापिका उद्देश्य है, पाठ पढ़ा रही है विधेय है। वाक्यों का विभाजन, जैसा कि आप इससे परिचित ही हैं, 9वीं कक्षा में भी आपने पढ़ा था कि वाक्यों को 2 आधार पर विभाजित किया जाता है, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद और रचना के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद आप पढ़ चुके हैं 9वीं कक्षा में। 10वीं कक्षा में आप रचना के आधार पर वाक्य भेदों के बारे में जानकारी एकत्र कर रहे हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद जिनमें वाक्यों का अर्थपरक कोई सुनिश्चित अर्थ छिपा हो, उसको हम कहते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। और रचना के आधार पर वाक्य भेद यानी जिन वाक्यों का निर्माण विभिन्न प्रकार के अव्यय या समुच्चय बोधक अव्यय या अन्य संयोजक पदों के मेल से किया जाए, उन्हें हम रचना के आधार पर वाक्य भेद के अंतर्गत लेते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, जैसा कि आप परिचित ही हैं, विधानवाचक वाक्य। एक बात यहां पर बता दूं कि विधानवाचक वाक्य जो अर्थ के आधार पर आप वाक्य भेद करते हैं, बिल्कुल वही सरल वाक्य की कैटेगरी में आता है, सरल वाक्य की श्रेणी में आता है रचना के आधार पर। तो पहले अर्थ के आधार पर वाक्य भेदों के नाम से दोबारा परिचित होते हैं। विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक और विस्मयवाचक वाक्य। ये सभी भेद जो हैं वो अर्थ के आधार पर वाक्य भेद के अंतर्गत आते हैं। पर अब हमें जानना है रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य भेद 3 होते हैं बेटा।
सरल वाक्य या साधारण वाक्य, विधानवाचक वाक्य, इनको आप किसी भी श्रेणी में ले सकते हैं। दूसरा होता है संयुक्त वाक्य और तीसरे हैं मिश्र वाक्य। हम दोबारा से परिचित होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य: वे विद्यालय जा रहे हैं, आप विद्यालय जा रहे हैं, मैं पाठ पढ़ा रही हूं, गीता पुस्तक पढ़ रही है। ये सब के सब सरल वाक्य में आएंगे। संयुक्त वाक्य, इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा कि तीनों वाक्य इकट्ठे दिए गए हैं। तो सरल वाक्य में एक कर्ता है और एक क्रिया है। वे विद्यालय जा रहे हैं, राम पढ़ रहा है, इत्यादि। संयुक्त वाक्य में आप देख रहे हैं संयोजक चिन्ह होते हैं, इसमें और आ रहा है। इसमें रमा गीत गा रही है और सीता पढ़ रही है, अध्यापिका पाठ पढ़ा रही है और बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर आप इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी अंक एकत्र करने में। रमा गीत गा रही है अपने आप में पूर्ण वाक्य है, स्वतंत्र वाक्य है। और दूसरा वाक्य देखिए, सीता पढ़ रही है, ये भी अपने आप में स्वतंत्र वाक्य है। यानी कि दोनों स्वतंत्र वाक्यों को, दोनों जो सार्थक वाक्य हैं, उनको हमने संयोजक द्वारा जोड़ा है। इसमें और, तथा, किंतु, परंतु इत्यादि शब्द जहां पर आएंगे वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अब देखते हैं मिश्र वाक्य। जो ईमानदार होते हैं उनका सभी सम्मान करते हैं। जो ईमानदार होते हैं, तो प्रश्न आएगा कौन? जिनका सब सम्मान करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक वाक्य जब दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है तो उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं अलग अलग करके। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य व एक विधेय हो अथवा एक कर्ता व एक क्रिया हो, वह सरल वाक्य कहलाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात की। प्रधानमंत्री मोदी, उद्देश्य, विधेय क्या है? मन की बात की। दूसरा उदाहरण देखें, युगाद्या एक कविता याद कर रही है। जो आपने अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़े थे, उसमें जो विधानवाचक वाक्य थे वही यहां पर सरल वाक्य में आते हैं। तीसरा उदाहरण देखें, गांधी जी के अनुसार गायें करुणा की कविता है। चौथा उदाहरण, रसज्ञ और स्वाति बाजार गए। तो इनमें आप देख रहे हैं कि अब यहां पर आपको एक थोड़ा सा संशय हो सकता है कि मैंने अभी संयुक्त वाक्य जब बताए थे तो मैंने कहा था कि और जहां पर आ जाएगा वहां पर संयुक्त वाक्य है। अब अगर आप चौथा उदाहरण देखें तो रसज्ञ और स्वाति बाजार गए, इसे आप सरल में लेंगे या संयुक्त में? इसे हम सरल वाक्य में ही लेंगे बेटा, क्योंकि अगर मैं रसज्ञ और स्वाति की जगह, यानी इन दोनों संज्ञा शब्दों की जगह अगर मैं सर्वनाम शब्द लूं तो क्या आ जाएगा? हम बाजार गए। ठीक है। और अगर मैं दोनों को लेती हूं तो ये दोनों रसज्ञ और स्वाति दोनों संज्ञा शब्द हैं, दोनों वाक्य नहीं है, अलग अलग वाक्य नहीं है जिनको जोड़ा जा रहा है, दोनों संज्ञा शब्दों को जोड़ा जा रहा है। इसलिए ये चौथा उदाहरण जो है वो सरल वाक्य का है, संयुक्त वाक्य का नहीं है। अब इसके बाद हम समझते हैं संयुक्त वाक्य। जब दो स्वतंत्र वाक्य विभिन्न प्रकार के समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े हों तो वह संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, इनमें संयोजक शब्द कौन से आते हैं, समुच्चय बोधक शब्द कौन से आते हैं? और, एवं, तथा, या, अथवा, अतः, इसलिए, सो, किंतु, परंतु, चूंकि, चुनांचे, लेकिन, पर, नाना इत्यादि। अब इन वाक्यों के माध्यम से संयुक्त वाक्य को समझने का प्रयास कीजिएगा। समझकर रखिए कि दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ रहे हैं। जैसे उसने समाचार पत्र पढ़ा, अपने आप में पूर्ण वाक्य है,
वह विद्यालय गया अपने आप में पूर्ण वाक्य है। तो हमने इन दोनों को किससे जोड़ा? और समुच्चय बोधक से जोड़ा। उसने समाचार पत्र पढ़ा और विद्यालय गया। दूसरा उदाहरण भी देख लीजिए। रमा मन से पढ़ाई करती है इसलिए अच्छे अंक आते हैं। इसमें चारों वाक्यों में आप देखें और, इसलिए, या, लेकिन, ये सारे के सारे समुच्चय बोधक अव्यय हैं और दोनों स्वतंत्र वाक्यों को परस्पर जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए ये संयुक्त वाक्य हैं। आप स्टेशन से स्वयं आ जाएंगे या मैं लेने आऊं। मजदूर काम बहुत करते हैं, अपने आप में पूर्ण वाक्य है। उन्हें मेहनताना नहीं मिलता, अपने आप में पूर्ण वाक्य है, लेकिन हमने इसको किससे जोड़ा? लेकिन समुच्चय बोधक अव्यय से। समुच्चय बोधक अव्यय के विषय में अभी आपने जाना है, लेकिन इनका भी विभाजन है। इन्हें देखें कि संयुक्त वाक्य का विभाजन हम 4 आधार पर करते हैं। इसमें संयोजक शब्द होते हैं, विभाजक होते हैं। संयोजक मतलब जोड़ने वाले, विभाजक मतलब डिवाइड करने वाले, बांटने वाले, विरोधवाची एक दूसरे का विरोध करने वाले, और परिमाणवाची। परिमाणवाची होता है जिसमें किसी का कोई निर्णय आता है, कोई हमारे सामने उसका रिजल्ट आ जाता है। संयोजक संयुक्त वाक्य और, एवं, व, तथा, मतलब जोड़ने का काम कौन कर रहे हैं? 4 चीजें हैं, और, एवं, व, तथा। उसने खाना खाया और विद्यालय गया। विभाजक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बांटने का काम करते हैं। संयुक्त वाक्य या, अथवा, ना ना। आप मेरे साथ चलोगे या अकेले जाओगे? आप कॉफी लेंगे या चाय लेंगे? ये विभाजक का काम कर रहे हैं। उसके बाद है विरोधवाची संयुक्त वाक्य। विरोधवाची जो, जैसे हम लोग कभी कभी किसी का विरोध करते हैं ना, किंतु आपने ऐसा कैसे कर लिया, परंतु मैंने तो ऐसा नहीं कहा था। ये क्या कहलाते हैं? विरोधवाची संयुक्त वाक्य कहलाते हैं, जिनमें हम किंतु, परंतु, पर, लेकिन इत्यादि शब्दों को लेते हैं। उसका चिंतन तो बहुत अच्छा है, परंतु वह उसे शब्द नहीं दे पाता। वह अच्छा बच्चा है, परंतु कठोर वाणी का प्रयोग करता है। तो ये सारे जो आएंगे वो आएंगे विरोधवाची। परिमाणवाची, आपको जैसे बताया था कि हम सीधे उस पर किसी न किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। जैसे आज बाजार बंद था इसलिए सामान नहीं खरीद पाया, वह बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं आया। तो ये सारे क्या कहलाएंगे? परिमाणवाची संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। वाक्य के तीसरा भेद है मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो व एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे पिता ने कहा कि मन लगाकर पढ़ाई करो। यहाँ पर पिता ने कहा, अगेन वहाँ पर आ रहा है कि क्या कहा? कि मन लगाकर पढ़ाई करो। ये मिश्र वाक्य का संज्ञा आश्रित उपवाक्य होगा। जो लोग प्रातः भ्रमण करते हैं वे स्वस्थ रहते हैं। किन लोगों की बात की जा रही है? जो प्रातः भ्रमण करते हैं, यानी एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर कर रहा है, अपने अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। जितनी भूख हो उतना ही भोजन करना चाहिए। तो इसमें एक प्रधान वाक्य है और दूसरा जो है उसका आश्रित वाक्य है। आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है कि आश्रित वाक्य को रेखांकित कीजिए और उसका भेद बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि आश्रित उपवाक्य या प्रधान उपवाक्य हम किसे कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि पिता ने कहा कि मन लगाकर पढ़ाई करो, तो या जितनी भूख हो उतना ही भोजन करना चाहिए। तो जो वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर है, तो अब आप देखेंगे कि एक वाक्य जब दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है तो जो वाक्य निर्भर है प्रधान उपवाक्य पर उसे हम आश्रित वाक्य कहते हैं। आश्रित उपवाक्य के भेदों से भी हमें परिचित होना होगा। आश्रित उपवाक्य के 3 भेद हैं बेटा, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य
और क्रिया विशेषण उपवाक्य। दोबारा बता रही हूं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। इसको बिल्कुल सीधे सीधे से समझने के लिए हम अभी आगे उदाहरणों में देखेंगे, लेकिन इसको समझने के लिए एक देखें आप कि विशेषण में क्या होता है। विशेषण की परिभाषा से आप लोग परिचित है ना, जिसमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, ठीक है। और क्रिया विशेषण में क्या होता है, क्रिया की विशेषता को जो वाक्य प्रकट करें उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ये आप लोगों को विशेषण, क्रिया विशेषण और संज्ञा की परिभाषा आपको आनी चाहिए, उसी के आधार पर आप आश्रित उपवाक्यों को रेखांकित कर पाएंगे। संज्ञा उपवाक्य परिभाषा देख लीजिए इसकी। जो उपवाक्य संज्ञा पदबंध का स्थानापन्न हो या वाक्य में संज्ञा का कार्य करे वह संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। इसकी पहचान क्या होती है, की से आगे जुड़ता है वाक्य। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि गाय करुणा की कविता है, यानी कि महात्मा गांधी ने क्या कहा, उनके कथन के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर इस गाय क्या आ गया, संज्ञा है, तो यहाँ पर संज्ञा आश्रित उपवाक्य हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि सब अपने अपने घरों में रहें। अगेन की के बाद जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, संज्ञा या सर्वनाम शब्द आ रहा है, इसलिए यहाँ पर संज्ञा उपवाक्य होगा, संज्ञा आश्रित उपवाक्य होगा। तीसरा उदाहरण देखें, शिक्षक ने बताया। अब यहाँ पर की नहीं है लेकिन कॉमा है। शिक्षक ने बताया कल विद्यालय में छुट्टी रहेगी। तो यहाँ पर की जो है वो साइलेंट है, लुप्त है, लेकिन फिर भी वो उस बात को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर संज्ञा आश्रित उपवाक्य है बेटा। विशेषण उपवाक्य, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी अभी कि जो उपवाक्य विशेषण पदबंध का स्थानापन्न हो मतलब उसको परिवर्तित करता हो या वाक्य में एक प्रकार से विशेषण का कार्य करे, विशेषण उपवाक्य कहलाता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि ये वाक्य जो है वो शुरुआत में या प्रारंभ जो है इसका वो जो, जिस, जिसने, जिसकी इत्यादि से होता है और सभी कारक चिन्ह इसमें समाहित होते हैं। उदाहरण देख लीजिए कि जो विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं वे सफल होते हैं। कौन से विद्यार्थियों की बात की जा रही है, जो पढ़ाई करते हैं। दूसरा उदाहरण देखें, जो लोग ज्ञानी होते हैं वे समाज में सम्मान प्राप्त करते हैं। मुझे वहां जाना है जहां बस खड़ी है। उस लड़के को बुलाओ जिसने पीले रंग की कमीज पहनी है। तो हम क्या बता रहे हैं, उस लड़के की विशेषता जिसने पीले रंग की कमीज पहनी है। तो ये विशेषण उपवाक्य हुए। तीसरा देखें उपवाक्य का, क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो उपवाक्य क्रिया विशेषण पदबंध का स्थानापन्न हो या वाक्य की प्रधान क्रिया के क्रिया विशेषण के रूप में कार्य करें वह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। जब धर्म की हानि होती है तब भगवान अवतार लेते हैं। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। जैसे ही अध्यापक आए सभी बच्चे चुप हो गए। जितना लेखन का अभ्यास करोगे उतना ही लेखन कार्य सुंदर होगा। तो तात्पर्य यहां पर यह है कि एक वाक्य के 3 उपभेद आप लोगों ने जाने अभी, और इसमें एक गौण वाक्य और आश्रित वाक्य होते हैं जिनके विषय में हमें बार बार अभ्यास करना होगा और अभ्यास के द्वारा ही आप जितने अंक चाहेंगे वो आपको मिल पाएंगे। ये 4 अंक का प्रश्न आएगा आपको, जिसमें आपको वाक्य भेद बताने आ सकते हैं, आश्रित उपवाक्य छांटना आ सकता है। इसलिए इसकी जो अभी हम कार्य प्रपत्र जो आपको देंगे उसमें ईमानदारी से स्वयं करने का प्रयास कीजिएगा और उसका सबसे बड़ा आपको फल ये मिलेगा कि आपकी अंक कटौती नहीं होगी। तो क्रिया विशेषण उपवाक्य के भेद देखें
जब शरीर में कालवाचक क्रिया विशेषण जब तब, जब शरीर में कोई रोग हो तब किसी काम में मन नहीं लगता। जब और तब यानी कि हम समय के बारे में बता रहे हैं। काल मतलब यहाँ पर समय से संबंधित है, और आप लोग ये 6 to 8 में ये सब चीजें पढ़ चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। जब शरीर में कोई रोग हो तब किसी काम में मन नहीं लगता। स्थानवाचक, जहां मन में पवित्रता होती है वहां हर कार्य सिद्ध होता है। जहां मां खड़ी है मैं वहीं जाना चाहता हूं। रीतिवाचक, रीतिवाचक का मतलब होता है कार्य करने का ढंग। जैसे ही घर से बाहर निकला वैसे ही बारिश होने लगी। परिमाणवाचक, आप जानते हैं क्वांटिटी, जितना खाओगे उतना ही आप स्वस्थ रहेंगे। कुछ भी ऐसा वाला हम ले सकते हैं। जितना परिश्रम करोगे उतने ही आगे बढ़ोगे। हम एक बार दोबारा से इस पूरी उसका सार ले लेते हैं। आप लोगों ने रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़े हैं, और पुनरावृत्ति के तौर पर आप एक बार स्वयं प्रश्नों का उत्तर दीजिए अपने आप को ही। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं बेटा? 3 भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, और संयुक्त वाक्य 4 तरह से विभाजित होते हैं: संयोजक चिन्ह, विभाजक, विरोधवाची और परिमाणवाची। मिश्र वाक्य में हमारे उपवाक्य जो हैं वो प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य होता है। आश्रित उपवाक्य के 3 भेद हैं: संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। धन्यवाद।